हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मुझे आशा है आप सभी सही होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा बात नहीं करते, केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको जो 10th क्लास CBSE की जो किताब है भूगोल, उसका जो पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव यानी संसाधन एवं उसका विकास, उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी किताब बाहर निकाल सकते हैं अगर आपको और समझना है तो, और साथ में एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन अपने साथ रखें, जिससे कि आप इन नोट्स को साथ के साथ उतारते जाएं। मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा ये चैप्टर कि आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर बार एक पेपर में आता है, तो यहाँ आपको आसानी से 90 से 90% लाने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ जिसका नाम है संसाधन और उसका विकास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संसाधन के बारे में, तो संसाधन के बारे में पढ़ने के लिए हम बात कर रहे हैं संसाधन क्या है, यानी संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन वो होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं क्या करे, पूरा करे, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसे प्राप्त करना आसान हो, जिन तक सभी की पहुंच हो। यानी ऐसा ना हो कि बहुत महंगे हैं या बहुत सस्ते हैं, या बहुत सस्ते होने चाहिए जिससे कि जो सभी लोग हैं उनके हाथों में या उनकी पहुंच तक वो हो जाए, या उसके लिए प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए, हमारे पास तकनीक भी होनी चाहिए प्राप्ति के लिए। तो हमने देखा अगर पेपर में आता है कि संसाधन क्या है, तो संसाधन में आपको सिर्फ 3 बातें याद करनी है और 3 ही बातें लिखनी है कि संसाधन वो है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे और जिसकी पहुंच में सभी व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचो, और जिसे निकालने के लिए, जिसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए संसाधन होता है हमारे जो पानी है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, या हम कहें जो कुर्सी है, मेज है, ये सब हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है, इसीलिए इनको संसाधन कहा जाता है। अब आगे अगर हम बात करें संसाधन के बाद, हम आगे बढ़ लेते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। ये संसाधन आता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा जाता है, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। कई बार जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर लिखने के लिए आता है। तो जैव का मतलब क्या है? जिसके अंदर जीवन है, जो सांस ले सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं, उन्हें कहते हैं जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इन सबको जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है, जो सांस नहीं ले सकते, जो बढ़ते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, लोहा, या हम कहें जो चट्टानें हैं, पहाड़ है, ये सारे के सारे इनमें जान नहीं होती है, तो इसलिए इन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, फिर आता है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को, समाप्यता मतलब कुछ समाप्त हो सकते हैं प्रयोग करने से, कुछ ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं हो सकते। जैसे अगर हम बात करें समाप्यता में, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो इस दुनिया में कभी समाप्त नहीं हो सकते, जिनका हम बार बार प्रयोग भी करते रहें तो पृथ्वी पर उनकी उपलब्धता सदैव बनी रहती है। जैसे सूरज, सौर ऊर्जा, जल से बनने वाली ऊर्जा, या हम कहें जो सूरज, चाँद, या हम कहें जो पेड़ पौधे हैं, जो पानी है, वो सदैव हमारी इस पृथ्वी पर बना रहेगा। हवा है, ये सदैव बने रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करने से वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है, उन सभी को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो बच्चों, हमें इसमें नीचे कमेंट करके बताते रहना कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप ये बताते रहेंगे तो हमें आसानी से आपको पढ़ाने में सरलता होगी। जैसे उसके बाद हमने देखा, फिर होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को, एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अपना निजी अधिकार होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हम कहें अगर हमारा घर है, तो वो हमारा एक व्यक्तिगत संसाधन है, यानी बाहर वालों को हम चाहे पानी वहाँ से दें या ना दें,
हमारा खुद का खेत है, हमारा खुद का घर है, हमारे कोई फैक्ट्री है, ये सारे के सारे क्या व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सारे समाज का अधिकार होता है, उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे पार्क हो गया जिसमें हम सभी घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ किसी ऐसा नहीं है कि दूसरे समुदाय को मना कर दिया जाएगा, बल्कि सभी समुदाय के लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तालाब हो गया, तालाब में मिलने वाला पानी हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं, जहाँ समुदाय के सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो किसी देश में पाए जाते हैं, यानी किसी देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर सोना या हम कहें बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको, साथ के साथ इसके अंदर राष्ट्रीय संसाधन में होता क्या है, आपने देखा भारत की जो नीचे वाली जो शेप है कुछ इस तरह की है, इधर भी आपने देखा होगा समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो इस समुद्र के अंदर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो भी किसकी काय में आती है, भारत की जो राष्ट्रीय सीमा में आता है। और इनमें निकलने वाले संसाधन भी, या हम कहें मछलियाँ, या हम कहें इस समुद्र के अंदर कोई पेट्रोलियम निकल गए, वो सारे के सारे किसके होंगे, वो भारत के होंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब वो संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर विश्व के सारे लोगों का अधिकार है, सारे देशों का अधिकार है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे अंटार्कटिका है, अंतरिक्ष हो गया, महासागर हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है बल्कि समाज के सभी लोगों का उस पर अधिकार है, इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उसके बाद आओ स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। इसमें उसके बाद है विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो विकास के आधार पर अगर हम संसाधनों की बात करें तो विकास के आधार पर संसाधनों को बांटने की बात आती है तो ये है कि सबसे पहले संभावी संसाधन, यानी जो प्रदेश में उपलब्ध हैं परंतु इनका प्रयोग अभी तक नहीं किया जा रहा, उन्हें कहते हैं संभाव्य संसाधन, यानी संभावनाएं हैं आगे आने वाले समय में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा है, गुजरात के अंदर सौर ऊर्जा है, तो अभी यहाँ सौर ऊर्जा का इतना उपयोग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जिनका आविष्कार किया जा चुका है, जिनकी गुणवत्ता के आधार पर प्रयोग किया जा रहा है और आज बड़ी तादाद में इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। उसके बाद है भंडारण के आधार पर संसाधन होता है यानी भंडारण का आधार पर का मतलब है कि पर्यावरण में उपलब्ध हैं लेकिन इनके प्रयोग में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, यानी हमारी पृथ्वी में है तो सही, लेकिन अभी तक उनको निकालना बहुत कठिन है या हमने वो नहीं निकाले हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, भंडारण संसाधन कहा जाता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भंडारण संसाधन के आधार पर अगर हम बात करें तो उसके बाद आगे है संचित कोष के आधार पर संसाधन, यानी ये भंडारण का हिस्सा होता है, इनके निकट भविष्य में शीघ्रता ही उपयोग की संभावना होती है, यानी यहाँ निकट भविष्य में हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये भी संभावित संसाधन का ही एक भाग है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं संसाधनों में के ह्रास के कारण, यानी आज संसाधनों के ह्रास, संसाधनों में कमी क्यों हो रही है। तो संसाधनों में कमी के जो कई कारण हैं, उन कई कारणों में सबसे पहले है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लालची हो चुका है और लालच की वजह से वो संसाधनों का दिन रात दोहन कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। उसके बाद दूसरा है संसाधनों में कुछ लोगों के हाथों में, आज संसाधन जो है कुछ ही लोगों के हाथों में, जो अमीर जैसे कि अंबानी हो गया, अडानी हो गया, या हम कहें देश के अंदर जो अमीर लोग हैं उन्हीं के हाथों में बहुत सारे संसाधन हैं और उन्हीं का उपयोग वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये हमारे संसाधन के संरक्षण के लिए बहुत खतरा है। पर्यावरण विनाश, आज पर्यावरण का विनाश लगातार जो होता जा रहा है, पर्यावरण समाप्त होते जा रही है, जिसकी वजह से संसाधन भी ख़त्म होते जा रहे हैं। विश्व में शांति के लिए खतरा, आज पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, सिर्फ किसके लिए, इन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार करने के लिए। तो ये भी एक खतरा है हमारे लिए, हमारी शांति के लिए। हमारी पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में, लगातार हम संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो गई, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं,
जैसे वाइट टाइगर हो गए, इस दुनिया से समाप्त होते जा रहे हैं, गिद्ध हो गए। तो ये क्या है, ये सभी क्या हैं, ये हमारे लालच की वजह से, या हम कहें ये इसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। अब हम बात करें आगे इसके संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है कि संसाधनों की रक्षा कैसे की जाए, संसाधनों को कैसे बचाया जाए, या हम कहें संसाधनों के जो बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। तो सबसे पहले संसाधनों को बचाने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि हमें विभिन्न जो प्रदेश हैं उस प्रदेशों के आधार पर संसाधनों की पहचान करना, क्योंकि कई जो राज्य हैं उसके अंदर अलग अलग राज्यों में प्राकृतिक संसाधन अलग अलग उपलब्ध होते हैं। तो हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और उनको हमें सुरक्षित करके रखना चाहिए। उसके बाद संसाधनों के विकास के लिए योजनाएं बनाएं, यानी हम संसाधनों को कैसे बचाएं, उनका विकास कैसे करें, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, हमें उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए, तभी हम इन संसाधनों को बचा सकते हैं। उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास, हम ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास करें कि हम संसाधनों का नियोजन अच्छे से कर सकें। जैसे कि बच्चों आपने आजकल देखा होगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, सौर ऊर्जा से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, या हम कहें जो बिजली से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। पहले जो पुरानी ट्रेन होती थी वो कोयले से चलती थी, जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण होता था और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता था। इसलिए नई नई तकनीक का खोज किया जा रहा है जिससे कि हम संसाधनों का नियोजन कर सके। उसके बाद इसमें विकास के विभिन्न योजनाओं में समन्वय, यानी विकास की विभिन्न योजनाओं में समन्वय का मतलब है कि जैसे हम मान लो पेड़ है, ये सड़क है और इस सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, हमें इस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि हमारे पेड़ भी ना कटें और हमारा जो विकास भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है जब हम सड़कों को चौड़ा करते हैं, या हम कहें बड़े बड़े कोई बिल्डिंग हमें बनानी पड़ती हैं तो खेत खलिहानों को हमें ख़त्म करना पड़ता है। तो हमें इस तरह की नीति अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा विकास भी हो जाए और हमारे संसाधनों को हानि भी ना पहुँचे। उसके बाद है जन भागीदारी। जन भागीदारी और जागरूकता का मतलब है जनता जागरूक ही नहीं है प्राकृतिक या संसाधनों के नियोजन के बारे में कि संसाधनों को कैसे बचाया जाए। आपने देखा होगा कई बार जो नल खुला होता है पानी गिरता ही रहता है, कोई उसे बंद नहीं करता। तो ये हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम उस पानी को बंद कर दें और जितना भी हमें उपयोग में लाया जाने वाला पानी है उतना ही उपयोग में लाएँ, उससे ज़्यादा न लाएँ। तो ये संसाधन के नियोजन के उपाय हैं, या हम कहें संसाधन के नियोजन के कुछ तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं कि आखिरकार संसाधन क्यों और कैसे। आप अपनी किताब के अंदर देख रहे होंगे सारे टॉपिक्स ऐसे ही दिए हुए हैं। हमने कुछ आसान बनाने के लिए इन नोट्स को निकाला है जो आपकी किताब से ही हैं। उसके बाद संसाधन क्यों, यानी संसाधनों का संरक्षण हम क्यों करें, यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें क्यों, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आज क्या हैं, संसाधनों के खात्मे की वजह से या संसाधन जो समाप्त हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग वो जो जंगलों के ऊपर जिसका जीवन निर्भर था या जो जंगलों से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, आज उनकी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो चुकी है। उन्हें रोजी रोज़गार जो है वहाँ से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या जो लोग जो जंगलों में रहते थे आज उनकी पुरानी जो संस्कृति है वो समाप्त होती जा रही है। उसके बाद भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक, यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। अगर हमने सारे प्राकृतिक संसाधनों का खुद प्रयोग कर लिया तो ऐसी स्थिति में हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण सारे संसाधनों का हम दोहन करते रहें, हम पेट्रोलियम का यूज़ करते रहें, कोयले का यूज़ करते रहें, तो इसकी वजह से होगा क्या कि पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाएगा और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें काय की आवश्यकता है, पर्यावरण जो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं संसाधनों का संरक्षण क्यों करें हम। तो उसके बाद है विश्व शांति की स्थापना के लिए संसाधनों का संरक्षण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि विश्व में शांति, अब शांति कैसे स्थापित होगी, क्योंकि अगर किसी एक ताकतवर देश के पास संसाधन ख़त्म हो गए तो वो दूसरे के ऊपर हमला कर देगा, जिसकी वजह से वो उस पर कब्जा कर लेगा और उसे अपना गुलाम बना लेगा। जैसे कि अमेरिका है, अगर मान लो उसके पास
तेल ख़त्म हो जाए तो उन देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर देगा जिनके पास तेल है, जैसे उसने इराक़ के अंदर या अन्य देशों के अंदर किया है। तो इस आधार पर हमें संसाधनों की जो संरक्षण करने की ज़रूरत इसीलिए है, जिससे कि समस्याओं का समाधान हो सके, आने वाली पीढ़ी जो उसका उपयोग कर सके, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये भी ज़रूरी है। उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी जो है संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आखिरकार आता है कि संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। क्वेश्चन ऐसे ही करके आ जाते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, या हमें संसाधन के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। तो संसाधनों के संरक्षण क्यों करें, कैसे कर सकते हैं हम। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि संसाधनों में के बारे में हमें कुछ नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। जैसे सतत पोषीय नीति, ये इसका अर्थ क्या है सतत पोषीय नीति का। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है कि सतत पोषीय नीति किसे कहते हैं। तो सतत पोषीय दोहन का मतलब है कि ऐसी नीति जो समाज में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए विकास, ऐसा विकास सतत पोषीय विकास कहलाता है। यानी ऐसा ना हो कि हम सारे प्राकृतिक संसाधन हम ही उपयोग कर लें, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या करे, उपयोग करे। इस तरह से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जागरूकता, अभी हमने पढ़ ही लिया है कि संसाधन हम संरक्षण कैसे करें, जागरूक करके, क्योंकि जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो आधी समस्या वहीं हल हो जाएगी। वो लोग पानी को भी ज़्यादा नहीं बहाएंगे, पेड़ पौधों को भी अनावश्यक रूप से नहीं काटेंगे। तो इन सब के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है प्रतिस्थापकों का उपयोग। प्रतिस्थापकों का मतलब है जो हम जिसका उपयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर दूसरी चीज़ का उपयोग कर लें। जैसे पहले पुराने टाइम में, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जो ट्रेन थी वो कोयले से चला करती थी, लेकिन कोयले के चलने से बहुत ज़्यादा तादाद में कोयला जलाना पड़ता था। उसके बाद धुआं भी होता था, राख भी बचती थी, प्रदूषण भी होता था। तो हमें उनका उपयोग ना करके आजकल भाप से चलने वाले इंजन, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजन, या हमके जो लाइट से चलने वाले इंजन है, उसका उपयोग जो है जो ट्रेन के अंदर चलाने में किया जा रहा है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापकों का प्रयोग करके भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। पुण्यचक्रण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम उन्हें ना फेंकें, बल्कि उनका दोबारा से प्रयोग कर लें। जैसे पेन है तो पेन को ना फेंक कर हम उसके अंदर रिफ़िल कर लें, सिक्का दूसरा डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से संसाधनों को आसानी से बचा सकते हैं। उसके बाद आता है कि आखिरकार भू संसाधन, यानी भूमि के ऊपर संसाधन कितनी बड़ी मात्रा में है। यानी अगर हम बात करें इस विश्व के अंदर मैदानों के अंदर 43% जो संसाधन है वो भू संसाधन, 43% भूमि पर संसाधन पाए जाएंगे। पठार जो हैं उन पर 27% और पर्वतों पर 30% जो भू संसाधन पाए जाते हैं। कई बार एक नंबर कहीं से आ जाता है, निम्न में से कितने प्रतिशत भू संसाधन मैदानों में पाए जाते हैं, तो उसमें कितना 43%। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का मतलब क्या है कि भूमि का हम कहाँ कितने भागों में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर वो ये कृषि योग्य भूमि कितनी है, प्रति भूमि क्या है, ये इतना उपयोगी नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं भू निम्नीकरण के कारण, यानी ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से संसाधन में कि भू निम्नीकरण के क्या कारण हैं, या आज जो भूमि खराब हो रही है, या जो मिट्टी खराब हो रही है, या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खराब हो रही है, वो क्यों हो रही है। तो उसके लिए हम देखें सबसे पहले मानवीय क्रियाओं की वजह से, मानवीय क्रियाओं से भू निम्नीकरण हो रहा है। जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा पशुओं को चराते हैं, अब वनों को काट देते हैं, और हम ऐसी स्थिति में क्या होता है, वनों को काटने से, वनोन्मूलन का मतलब वनों को काटना, वनों को काट देते हैं तो मिट्टी क्या होती है, कटती रहती है। अब जब मिट्टी कटती रहती है तो सारी की सारी मिट्टी कटकर बह जाती है। तो इसे कहते हैं मृदा अप्रदन, इसको कहते हैं मृदा अप्रदन। मृदा अप्रदन कई बार क्वेश्चन आता है, मृदा अप्रदन क्या होता है। तो मृदा अप्रदन का मतलब होता है कि जब तेज हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या किसी क्रिया के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो उसे कहते हैं मृदा अप्रदन। तो इन सब कारणों से क्या होता है, भू निम्नीकरण होता है, भूमि खराब होती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है। अभी पशु चारण से क्या होता है, जब पशु चरते हैं तो वो घास को उखाड़ कर खाते हैं,
वो जब घास को उखाड़ कर खाते तो वो जड़ समेत उखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी पर जकड़ जो होती है वो हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। अत्यधिक सिंचाई, जब पानी हम ज़्यादा देते हैं तो पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसकी वजह से मिट्टी थुलथुली हो जाती है और फिर ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ जब पानी जमा हो जाता है तो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है और मिट्टी पर कोई भी वनस्पति नहीं उगती। आपने देखा होगा जब पानी, बारिश का पानी जम जाता है तो वहाँ बहुत दिन तक कुछ उगता ही नहीं है, वो प्लेन रहती है। तो इस आधार पर हम भूनिम्नीकरण करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें सीमेंट के लिए, निर्माण कार्य के लिए पत्थर को तोड़ना। हम क्या करते हैं कि जितने भी घरों के अंदर सीमेंट, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, रोड़ी आती है, बदरपुर आता है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब पहाड़ों से आता है। तो जब हम उसको काटते हैं तो काटने की वजह से वो सारा का सारा क्या होता है, भूनिम्नीकरण हो जाता है और भूमि खराब हो जाती है। तीव्र औद्योगिकरण, आज इतनी तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है कि जितने भी उद्योगों में कच्चा माल चाहिए वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सब हमारा इन जो भूमि से या हम कहें जंगलों से आ रहा है, जिसकी वजह से जो भूमि है उसका भी निम्नीकरण हो रहा है। या हम कहें भूमि से निकलने जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे जब गंदा पानी बाहर निकलता है या नालों में जाता है तो मैदानों में भी जाता है और मैदानों में जमा होकर वो सारा का सारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है। तो इस प्रकार हमने देखा भूनिम्नीकरण के कारण। कई बार क्वेश्चन आता है कि भूनिम्नीकरण के क्या क्या कारण है, तो ये आप लिख देना, मानवीय क्रियाएँ, अत्यधिक सिंचाई, या हम कहें पत्थर वगैरह को तोड़ना, पीसना, या औद्योगिकरण की वजह से जो गंदा पानी निकलता है उसकी वजह से भूनिम्नीकरण हो जाता है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, उसके आगे इसके अंदर शहरी कचरा और रासायनिक युक्त जल भराव। तो हमने देखा शहरों से, आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, बड़े बड़े कचरे के पहाड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी भूमि जो है अनउपजाऊ हो जाती है, भूमि खराब हो जाती है। नगरीकरण का मतलब है बड़े बड़े जो खेत हैं उन सबको काट कर उन पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी जाती हैं और धीरे धीरे वो जो गांव के आसपास वाले जो खेत थे वो नगरों के अंदर तब्दील होते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब भूनिम्नीकरण के ही कारण हैं। अब उसके बाद हम बात कर लें मृदा, यानी उसके बाद हम मृदा निर्माण के कारक। मृदा कैसे बनती है भाई मृदा निर्माण के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से मिट्टी बनती है। तो कैसे बनती है, 1 इंच मिट्टी को बनने में लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं। 100 साल में 1 इंच मिट्टी बन पाती है। और वो कैसे बनती है, हमने देखा होगा, मान लो ये एक चट्टान है और ये जो चट्टान है तो ऐसी स्थिति में बहुत तेज़ धूप पड़ती है इस पर। जब तेज़ धूप पड़ती है तो धूप की वजह से क्या होता है, ये शाम को क्या होती है, इसके अंदर वो ठंडा हो जाता है या उसके ऊपर क्या होती है, बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो चटक जाते हैं। जब ये चटक जाते हैं तो इसके अंदर दरार पड़ जाती है और अंदर क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। जब अंदर पानी जमा हो जाता है तो जमा होने के बाद सर्दी आती है और सर्दी के आने के बाद ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं और ये फट जाती हैं। यहाँ से फट के छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाती हैं और जब ये टुकड़ों में गिर जाती हैं तो ऐसे गिरने की वजह से क्या होता है, तेज़ बारिश के साथ ये टुकड़े बहने लगते हैं और जब बहने लगते हैं तो वो कहीं भी जमा हो जाते हैं और जिसकी वजह से मिट्टी जो है बन जाती है। तो हमने देखा भू आकृति, उच्चावच, जलवायु, वनस्पतीय समय, ये सारे के सारे जो चीज़ होते हैं भूमि निर्माण के प्रमुख कारक होते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, हम कुछ मिट्टी के प्रकारों की बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, पूछता है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए या हम कहें और मृदाओं की विशेषता बताइए। तो पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। जलोढ़ मृदा होती क्या है। जलोढ़ मृदा जल और लोड, जो जल के द्वारा लोड करके लाई जाती है उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ पानी बहता, बसें तक बह जाती हैं, तो उसी के साथ बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी आती है बहकर और वो बड़े बड़े मैदानी क्षेत्रों में आके क्या होता है, पानी की गति कम हो जाती है और वो सारा पानी वहीं, सारी मिट्टी वहीं जमा हो जाती है, तो जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब वो जलोढ़ मृदा जो होती है ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि यहीं आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आती है तो इसकी वजह से ये जलोढ़ मृदा होती है। और जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। मृदा ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस पर आसानी से कोई भी खेती हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये कुछ नदियाँ हैं जहाँ से ज़्यादा बड़ी तादाद में जलोढ़ मृदा लाई जाती है। एक होती है खादर और एक होती है बांगर। 2 प्रकार के भागों में इसको बांटा जाता है जलोढ़ मृदा को। खादर तो होती है पुरानी मृदा और बांगर होती है नई मृदा जो हर साल लाई जाती है। इस पर गेहूँ की फसल, चावल की फसल या अन्य फसलें कर सकते हैं। तो बच्चों इतना ही आपको बस पेपर में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है।
उसके बाद जलोढ़ मृदा के बाद हम आगे बात कर लेते हैं काली मृदा की। यानी काली मृदा क्या होती है? यह काली मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। और कपास मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर कपास बड़ी मात्रा में उगती है। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। पेपर में जाता है काली मृदा क्या होती है, या हम कहें कपास मृदा क्या होती है, हम कहें रेगर मृदा क्या होती है, तो तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट बनाना है हमें, मान लो अगर 4 नंबर का पॉइंट है तो क्वेश्चन है तो 4 ही पॉइंट बनाकर उसको एक्सप्लेन कर देना है। कपास मृदा, रेगर मृदा, जो इसके अंदर लावा और खनिज बड़ी मात्रा में होते हैं। ये दक्कन के पठारों में, गुजरात, मालवा और छत्तीसगढ़ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर इसके अंदर नमी की क्षमता बहुत अधिक होती है इसके अंदर, और जब तेज़ धूप पड़ती है तो ये है ना बीच में से इसमें दरारें पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, और उपजाऊ मिट्टी होती है परंतु भीगने पर चिपचिपी या चिकनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये इतनी विशेषताएं केवल काली मृदा के लिए थी। उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा किसे कहते हैं? तो लेटराइट के मृदा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसको समझना है कि लेटराइट मृदा क्या होती है। भारी वर्षा से जो निक्षाबल क्रिया द्वारा बनती है, यानी जब भारी वर्षा से भारी बारिश होती है तो इसमें क्या हो जाती है, उबल के कुछ एक ऐसी मिट्टी बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, लेटराइट मृदा कहा जाता है। लेटराइट जो शब्द है वो अगर हम बात करें तो लेटराइट शब्द जो है लेटर से मिलकर बना होता है, और जिसका अर्थ होता है, लेटराइट मृदा का अर्थ होता है, लेटर से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है ईंट। ईंट इसका मतलब क्या होता है? इस लेटराइट मृदा का मतलब होता है ईंट, यानी इसका अर्थ होता है ईंट, और इस प्रकार की मृदा को हम लेटराइट मृदा कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो इस लेटराइट मृदा के अंदर यहाँ भारी वर्षा होती है लेकिन ये उपजाऊ नहीं होती, इतनी उपजाऊ नहीं पाई जाती, और ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके अंदर जो खेती होती है वो चाय और कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर नमी पाई जाती है, और ये ऐसी नमी केवल चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ही उपयोगी है। उसके बाद हम बात करें मरुस्थलीय मृदा। नाम से पता चल रहा, मरुस्थलीय मृदा मतलब जो बड़े बड़े मरुस्थलों के अंदर पाई जाती है, जो रेतीली मिट्टी होती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। ये लाल और भूरे रंग की होती है, और ये थार मरुस्थल जैसे रेगिस्तान वगैरह में पाई जाती है। अनुपजाऊ होती है और इसके अंदर लवणीय मतलब नमक होता है, और रेतीली मिट्टी होती है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती। केवल इसके अंदर अगर देखें तो केवल झाड़ियाँ वगैरह ही उगती है। उसके बाद हम देखें लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा किसे कहते हैं? यानी ये दक्कन के पठारों में पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल होता है क्योंकि इसके अंदर लोहे की मात्रा अधिक होती है, और इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिमी घाट की बड़ी बड़ी पहाड़ियों के अंदर ये लाल मृदा पाई जाती है। उसके बाद है आगे हम देखें वन मृदा। वन मृदा जो बड़े बड़े वनों में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स इनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये इतनी उपयोगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। काली मृदा बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हाँ आपकी जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 2 मृदाओं के बारे में प्रश्न आते हैं। उसके बाद आगे हम देखें मृदा अपर्दन। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मृदा अपर्दन क्या होता है, जब मिट्टी का कटाव होता है या मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मान लो ये मिट्टी है यहाँ, और ये हवा चली और हवा चल के उड़कर ये यहाँ आ गई तो ये मृदा अपर्दन है। या बारिश हुई और ये पानी के साथ बहकर इस जगह आ गई है तो ये मृदा अपर्दन हो गया। अब मृदा अपर्दन की बात करें तो मृदा अपर्दन क्यों होता है? मृदा अपर्दन इसलिए होता है पेड़ों का उन्मूलन। पेड़ों का उन्मूलन का मतलब पेड़ की कटाई। जो कटाई होती है तो कटाई की वजह से क्या हो जाता है, सारे के सारे जो जड़ है वो अलग हो जाती है। जब वो अलग हो जाती है तो उसकी वजह से मिट्टी उड़ के या कट के जाने लगती है। अति पशुचारण अभी बताया था आपको, पशु जो है उसे मिट्टी को जड़ के साथ, पेड़ पौधों को या हम कहें घास को जड़ के साथ उखाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हवा चलने पर वो मिट्टी उड़ती है और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे मृदा अपर्दन हो जाता है। उसके बाद खनन का मतलब खोदना। जब हम खुदाई करते हैं या हम कहीं कोयले के या बड़ी बड़ी खदानों में खुदाई करते हैं तो उसके द्वारा भी मिट्टी निकलती है बाहर और वो उड़कर या पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। निर्माण कार्य का मतलब है जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारी मिट्टी, आपने देखा अगर रोड भी बन रहा होगा तो रोड पर मिट्टी रहती है और तेज़ हवा चलती है और आंधी चलती है तो मिट्टी उड़कर दूसरे स्थानों पर या हमारे घरों में आ जाती है, जिसे मृदा अपर्दन
कहते हैं। अब मृदा अपरदन की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या होता है और क्यों होता है, यानी ये मृदा अपरदन इनकी वजह से होता है, ये जो सारे के सारे अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। उसके बाद मृदा अपरदन से कैसे बचें, या मृदा अपरदन का से बचने के कौन कौन से उपाय होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम आसान पढ़ेंगे। पशु चारण पर क्या कर देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए, जिससे कि पशु इतना ज़्यादा नहीं चरेंगे या कुछ क्षेत्रों में चरेंगे तो जिसकी वजह से या कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा देंगे तो वो हरी भरी हो जाएगी। उसके बाद होता है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या होता है, मान लो एक खेत है तो खेत के चारों ओर हमने यहाँ पेड़ उगा दिए। आज हम यहाँ पेड़ उगा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से मिट्टी उड़कर कहीं जाएगी नहीं, यहीं रहेगी। तो या बाढ़ भी आ जाते तो यहीं पर रहेगी, यहाँ से मिट्टी नहीं जाएगी। सीढ़ीदार खेत ऊपर मान लो ये पहाड़ है, तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके खेती करते हैं। ऊपर से पानी आता है तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से इससे नीचे ऐसे आते चली जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी अपरदन होने से बच जाती है। मेड़ बनाना, हम खेतों के अंदर क्या बनाते हैं, ऐसे मान लो खेत है ये, तो खेतों के अंदर हम इस प्रकार की क्या कर देते हैं, मेड़ बना देते हैं ऊंची, तो यहाँ हम मेड़ बना देते हैं। फिर है समुच्च रेखीय जुताई। हमें जुताई कैसी करनी चाहिए, लाइनिंग में इस तरह से करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी उड़कर या दूसरे खेतों में या दूसरी जगह नहीं जाएगी। उसके बाद आगे हम, ये हमारा जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया, लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक रहता है, वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, रियो सम्मेलन क्या है, रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन किसे कहते हैं, तो रियो सम्मेलन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि रियो सम्मेलन क्या है। तो ब्राज़ील का एक शहर है, यानी एक ब्राज़ील का शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो ही याद रख सकते हो, रियो डी जेनेरियो है। उसके अंदर 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर जो कम से कम 100 से भी ज़्यादा देशों ने उसके अंदर भाग लिया। और उसमें भाग लेने के बाद जिससे कि हम पृथ्वी को बचा सकें और अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभा सकें। आपने देखा होगा कि किस तरह से पर्यावरण की हानि हो रही है, जिसकी वजह से सामाजिक तनाव उत्पन्न होते जा रहे हैं, समाज में तनाव आ रहे हैं, और समाज में तनाव की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी समस्याओं को हल करने के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 को एक सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था बच्चों उस सम्मेलन का, उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। कई बार क्वेश्चन आ जाता पृथ्वी सम्मेलन क्या है या रियो सम्मेलन क्या है, ये कब हुआ, 1992 में। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर एक था एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 था क्या, एजेंडा 21 किसे कहते हैं, तो एजेंडा 21 के अंदर ये इसके जितने भी देश थे उसके अंदर कुछ नियम बनाए गए, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए कि हमें इस